हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था नए सेशन के फर्स्ट चैप्टर का, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि नेचर जो है वो रिसोर्स कब बनता है और क्या कैटेगरीज होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आके देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। जैसे आप फिगर 1.7 देखें, यहाँ पर रिवर का पानी दिखाया है, एक ऐसा रिन्यूएबल रिसोर्स जो तब तक चलेगा जब तक ग्लेशियर्स या फॉरेस्ट एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरीके से 1.8 में देखिए, जो लकड़ी है, टिम्बर, जो हमें जंगल से मिलती है, ये जो है हम बहुत ही सीमित मात्रा में ले सकते हैं जंगल से। तब तक ले पाएंगे जब तक हम पेड़ों को दोबारा से रीजनरेट होने का मौका देंगे, हमारे को दोबारा से लकड़ी के लिए पेड़ तैयार हो जाए, तभी हमें लकड़ी मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक जो दूसरा तरीका है कैटेगराइज करने का नेचुरल रिसोर्सेज को, वो आधारित होता है कि क्या वो रिन्यूएबल है या वो रिन्यूएबल नहीं है। बहुत ही जनरल सा सिद्धांत है नेचर का कि ये जो है फंक्शन करती है रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव में तरीके से। अब ये जो दो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव, इससे आप क्या समझते हैं? तो रिस्टोरेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो है वापस करते हैं कोई भी चीज उसके ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में, भले ही वो कितनी भी डिग्रेड या डैमेज क्यों ना हो गई। जैसे नेचर जो है वो अपने आप हील करता है, रिन्यू करता है और अपने आप को मेंटेन करता है समय के साथ। आपकी स्किन पे कोई भी अगर कट लग जाता है तो वो नॉर्मली हील हो जाता है, या जंगल में अगर आग लग जाए तो फॉरेस्ट थोड़े दिनों के बाद फिर दोबारा हरा भरा हो जाता है। रीजनरेशन जो है वो रिस्टोरेशन से थोड़ा सा आगे है। ये एक नेचर की एबिलिटी है कि वो जो है एक नई लाइफ को क्रिएट करता है, ऐसी कंडीशंस जिसमें वो फल फूल सके। अब जैसे हम पेड़ लगाते हैं उन इलाकों में जहां पर वो खत्म हो चुके हैं ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। जैसे आपने घर बनाने के लिए जंगल साफ कर दिए, वहां पर उस तरह के पेड़ लगाएं जो ओरिजिनली वहां पर उगते थे, वो रिस्टोर करेंगे हमारे इकोसिस्टम को। मतलब ऐसे पेड़ जो प्रोवाइड करेंगे फूड और शेल्टर बर्ड्स को, स्क्विरल्स को, बाकी और क्रिएचर्स को, जिससे जो एक जिंदगी है वो दोबारा लौट आए। नेचर साइकिल्स में काम करता है, यहां कोई भी वेस्टेज नहीं होती। अब जंगल को ही ले लीजिए, अगर कोई एक पेड़ गिरता है जंगल में तो वो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया, फंजाई या जो इंसेक्ट्स उस पर फल फूल रहे होते हैं उनकी मदद से। फिर ये जो ट्री है ये सॉइल का हिस्सा बन जाता है, उसको और ज्यादा उसमें नरिशमेंट पहुंचाने लगता है। नए पेड़ या पौधे जो हैं वो बीज से उगते हैं, फिर वो जो है गिरेंगे और फिर से दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये नेचर के प्रिंसिपल पर आधारित है, जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन का है प्रैक्टिस में। अब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं समय के साथ। ज्यादातर इंडिया में आप देखेंगे बहुत अच्छी धूप निकलती है। नेचुरल कोर्स में जो रिवर्स हैं वो रेगुलरली बारिश या जो पिघलते हुए ग्लेशियर्स हैं उनके थ्रू हमेशा उनमें पानी रहता है। फॉरेस्ट भी अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर लेते हैं। मिट्टी जो है वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है नेचुरल प्रोसेस से, और ऐसे ही सब नेचर जो है वो अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर लेता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी जो हमें बहते पानी से मिलती है, टिम्बर जो फॉरेस्ट से मिलता है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जब तक हम इनको मैनेज कर पाएंगे एक सस्टेनेबल तरीके से, तब तक हमें ये चीजें मिलती रहेंगी। अब इनको अगर रिन्यूएबल बने रहना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, जो नेचुरल रिदम है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लकड़ी बहुत तेजी से काटें
उतनी तेजी से जितना तो जंगल में पेड़ भी ना उग पाए। तो हम क्या करेंगे, जंगल खत्म कर देंगे। पेड़ों को भी अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसे उतना टाइम तो देंगे कि जब वो एक पूरा बड़ा पेड़ बन जाए। पता चला आप काटते तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं और लगाने में आप देरी लगा रहे हैं, तो ऐसे में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। साइंटिस्ट ने बताया भी है कि इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस के कारण बहुत सारी जो नेचर की साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अब एक कॉम्बिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स का इंटरैक्टिंग, जैसे फॉसिल फ्यूल ड्रिवन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ईंधन जहां पे यूज किया जाता है, और जो पेड़ों का काटना है एग्रीकल्चर के लिए या और किसी पर्पजेस के लिए, ये मेन दो ऐसे हैं जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो आजकल हम महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं के कारण ग्लेशियर जो है कुछ प्लेसेस में हिमालयाज में पिघल रहे हैं, बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जितना वो जम नहीं पा रहे उतना वो तेजी से पिघल रहे हैं। मतलब क्या है कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो हमारा इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन है उसके कारण नेचर साइकिल डिस्टर्ब होती है। अब जैसे आप इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जंगल लगातार काटते जा रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए और भी बहुत कारणों के लिए, तो इनसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पिघल ज़्यादा तेजी से रहे हैं बजाय जमने के। तो इससे क्या होगा, जो लोग प्लेन या मैदानी इलाकों में रहते हैं, जो इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं, उनके वाटर सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ फिगर 1.9 दी है जिसमें अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान को, द सन गॉड जो है उनको। अर्घ का मतलब होता है ऑफर करना, जनरली वाटर। ये एक तरीके का हम लोग क्या मार्क रिस्पेक्ट या ग्रैटिट्यूड का माना जाता है। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो कम्युनिटीज हैं वो एक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, जो फिशिंग का सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए, जिस टाइम पे फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है, जिस टाइम पे वो अंडे देती हैं, उस टाइम पे ये लोग फिशिंग नहीं करते हैं ताकि जो फिश की पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे। पर अब फिशिंग जो है क्योंकि एक बिजनेस बन गया है जिसका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो नतीजा क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग करी जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, बड़े बड़े नेट्स यूज करते हैं, उससे क्या होता है, बहुत सारी फिशेज में बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। कारण क्या है, ज्यादा से ज्यादा फिश हासिल करके मुनाफा कमाना। अब जैसे एक फिश है ट्यूना, ट्यूना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से घटती जा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिश है ओशन में। इससे क्या होता है, ये जो है मेंटेन करने में मदद करती है, जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में मदद करती है, क्योंकि छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं या श्रिम्प्स होते हैं उन्हें खा लेती है। अब ओवर फिशिंग के कारण इनका नंबर भी जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ट्यूना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो कंट्रीज ने जो है एग्रीमेंट किए कि वो जो है कंट्रोल करेंगे फिशिंग को। पर कितने भी कोशिशों के बाद ट्यूना जो है अभी भी घटती जा रही है। पहले जो है फिशिंग क्या होती थी, बैलेंस होती थी, सस्टेनेबल होती थी। पर अब क्या है, कमर्शियल होने के कारण ओवर फिशिंग जो है जो करते जा रहे हैं लोग, उससे जो इंपॉर्टेंट फिश है ट्यूना वो डिक्रीज हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, जो ओशियन का इकोसिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है, या उसमें भी जो है डिस्टर्बेंस आ रही है। ये तो एक था फिशिंग का। आप ऐसी और कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जानते हैं जो मदद करती है इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में? अब हम कहते हैं हम लोगों को इंडस्ट्रीज चाहिए उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम यूज करते हैं। अब क्या होता है, इस प्रोसेस से वेस्ट भी क्रिएट होता है, जो कहाँ छोड़ा जाता है, पानी में या और जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें। अब ये जो वेस्ट है ये ऐसा तो है नहीं सड़ जाएगा और खाना बन जाएगा किसी और लाइफ फॉर्म के लिए, बल्कि इससे क्या होता है, जो नेचर की साइकिल है रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की, ये उसको डिस्टर्ब करता है। एक ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर देता है जहां रिवर जो है वो जहरीली हो जाती है और लाइफ को सपोर्ट नहीं करती।
क्योंकि आपने देखा होगा जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज से वो डिस्पोज किया जाता है पानी के अंदर बिना ट्रीटमेंट के। अभी एग्जाम्पल के लिए आप अपनी दिल्ली में यमुना नदी को देख सकते हैं, कितना पानी जो है उसका झाग वाला हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि नदी जो है वो पोल्यूट हो गई। आपको ऐसे ह्यूमन एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है अपने आसपास के सराउंडिंग्स में, जिसमें नेचर के जो है वो अपनी एबिलिटी जो रिस्टोर और रीजेनरेट करने की है उसको खोता जा रहा है। किस तरह के इंटरवेंशंस करने चाहिए ताकि नेचर की साइकिल को रिस्टोर किया जा सके। इकोसिस्टम और इकोसिस्टम सर्विसेज। नेचर जो है वो हमारे कुछ ऐसे तरीके करता है, उसके अपने कुछ तरीके हैं काम करने के। जैसे ट्री जो है वो नेचुरल तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, जब इनसे ह्यूमंस को फायदा होता है तो हम इसे कहते हैं इकोसिस्टम सर्विस। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे एक फॉरेस्ट है वो नेचुरली पानी को फिल्टर करता है, सॉइल इरोजन रोकता है, हैबिटेट है एनिमल्स के लिए। तो ये क्या है? सारे इकोसिस्टम फंक्शंस हैं। जब हमें फायदा होता है इस क्लीन पानी से, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड से, पॉलिनेटेड क्रॉप से, उस जंगल के कारण, तो हमें क्या मिल रहा है? इकोसिस्टम सर्विसेज नेचर से। अब एक मैच्योर ट्री जो है वो प्रोड्यूस करता है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर डे। ये वैरी कर सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके का ट्री है। ह्यूमन बींग्स को जरूरत होती है 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन हर दिन। अब ये भी जो है चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिविजुअल जो है, अपनी हाइट वेट उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब आप एक जैसे स्मॉल सी रिसर्च करिए ताकि आप एक्सेस स्टडी कर पाए, जो एक्सेस है टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की आपके रीजन में। आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपके स्टडी का, साथ ही साथ सोर्सेज जो हैं, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सके जो आपको चाहिए है। क्या बदलाव आया है उनके स्टेटस में समय के साथ साथ। एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है और बताने हैं रीजंस चेंज के और क्या किया जा सकता है। फिर आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है क्रिएट की जाते हैं बहुत लंबे पीरियड, इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। जिस कहना चाहिए स्पीड से हम उनको यूज कर रहे हैं उतनी जल्दी वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते। अब जैसे फोसिल फ्यूल्स हैं, मींस कोल और पेट्रोलियम, या मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं जैसे आयरन कॉपर गोल्ड, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया में बहुत भारी मात्रा में कोल रिजर्व्स हैं। हम कोल क्यों में खदानी में जाके खुदाई करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाए। पर ये एस्टिमेट निकाला गया है कि जो कोल रिजर्व इन इंडिया हैं वो अगले 50 साल तक चल सकते हैं। डिमांड जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा है। जब तक सस्टेनेबल ऑप्शन जो हैं और वाइडली हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो जाते, तब तक हमें जो कोल है वो बहुत ही सोच समझ के खर्च करना होगा। अब जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से हैं जो आप डेली डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते हो? कौन से पॉसिबल रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स हैं? कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ट्रांजिशन हो सके उनका रिन्यूएबल में? तो ये जो हमारा पार्ट है इसमें मेनली जो है हम डिस्कस कर रहे हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अभी तक आपने जो भी पढ़ा आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। प्लीज इसके बारे में आपको कुछ भी और जानना हो, कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। इसके बाद जो है इसका अगला जो पार्ट है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।